वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं सॉलिड एंगल एंड इट्स एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइक जेई एडवांस में ही अगर मैं बात करूँ ना, तो 2 to 3 टाइम्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए और एकदम सिंपल सिंपल प्रॉब्लम थे। सीधे सॉलिड एंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए एंड यू कैन डू इट द प्रॉब्लम वेरी इजीली। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लेन एंगल को समझने से, उसके बाद हम सॉलिड एंगल को समझेंगे। ठीक है, तो प्लेन एंगल को हम कैसे डिफाइन करते थे कि भाई ये कोई अपना आर्क है और आर्क ने इधर सेंटर पे कोई एंगल सबटेंड किया होगा थीटा। तो हम बोल देते थे कि थीटा इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस। थीटा क्या था? अपना प्लेन एंगल था। इसकी यूनिट क्या होती थी? रेडियन। और कंप्लीट सर्कल के लिए अगर मैं बात करूं, फॉर कंप्लीट सर्कल जो एंगल होता था ये कितना हो जाता था? ये हो जाता था 2 पाई। तो कंप्लीट सर्कल के लिए जो अपना प्लेन एंगल होगा वो कितना होगा? 2 पाई। अब हम बात करते हैं सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल में ऐसा समझो, तुमने क्या किया, किसी स्फीयर का एक पार्ट ले लिया है। ये स्फीयर का एक पार्ट ले लिया अपन ने। ठीक है, और फिर इस पार्ट को अपन ने कनेक्ट कर लिया किसके थ्रू? सेंटर ऑफ द स्फीयर के थ्रू। ठीक है, तो इसने जो सेंटर पे ये जो एंगल बनाया है, इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। मतलब ऐसा समझ लो, एंगल जो कि 3D में, 3D में ये एंगल अपना क्या है? सॉलिड एंगल। तो जैसे हमने प्लेन एंगल को डिफाइन किया आर्क अपॉन रेडियस, तो इधर हमने कैसे डिफाइन किया सॉलिड एंगल को? एरिया ऑफ पार्ट ऑफ द सर्कल, जैसे कि ये जो डी ए एरिया था अपना, अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा इज इक्वल्स टू ओमेगा इज इक्वल्स टू डी ए परपेंडिकुलर बाय आर स्क्वायर। डी ए परपेंडिकुलर क्या है कि मैंने यहाँ से आर रेडियस पर गया मैं, और मेरे को जो भी स्मॉल सा एरिया दिखा वही मेरा डी ए परपेंडिकुलर है। इट मीन्स एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ठीक है, और अगर कंप्लीट स्फीयर के लिए मैं बात करूं, तो यहाँ पर जो सॉलिड एंगल हो जाता है वो 4 पाई हो जाता है। वो कैसे होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, सॉलिड एंगल को जो हम मेजर करते हैं, इसको हम मेजर करते हैं स्टेरेडियन में। ओके, इसकी यूनिट क्या है? स्टेरेडियन। प्लेन एंगल की यूनिट क्या थी? रेडियन। तो देखो भाई, हमने पढ़ा कि भाई सॉलिड एंगल का, और ये डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, इसके कोई डायमेंशन नहीं है, पहली बात तो डायमेंशनलेस है ये। ठीक है, और अपन ने देखा कि ओमेगा दैट इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है? ये अपना एरिया जो कि परपेंडिकुलर है आर के। तो कंपोनेंट ऑफ एरिया whose surface whose surface is perpendicular to r, component area whose surface is perpendicular to r। r मतलब सेंटर से जो अपन ने लाइन डाली है, बेसिकली रेडियस बोल सकते हो, अपॉन में आर स्क्वायर। तो हमने सॉलिड एंगल को क्या लिखा था? डी ए परपेंडिकुलर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है भाई, मैंने एक बात बोली थी कि स्फीयर के लिए सॉलिड एंगल होता है 4 पाई स्टेरेडियन। ओके, स्फीयर के लिए सॉलिड एंगल कितना है? 4 पाई स्टेरेडियन। तो इसी का थोड़ा एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। मान लो अपने पास एक हेमिस्फीयर है, जैसे इस डायग्राम में दे रखा है। तो मैं क्या करूंगा? मैं आर पे जाऊंगा। आर पे जाते ही मैं किधर पहुंच जाऊंगा? सरफेस पे। इस डायरेक्शन को मैं बोल देता हूँ आर कैप। और हर आर, ऐसे ही जो भी तुम आर कैप लोगे वो क्या होंगे? इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे भाई, है ना, जितने भी आर है। तो यहाँ पर तुम बोल सकते हो कि जो ए परपेंडिकुलर तुम्हारे पास निकल के आएगा, वो क्या निकल के आएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, है कि नहीं? तो यहाँ पर तुम बोल सकते हो कि तुम्हारा जो ओमेगा होगा, तो एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू आर, कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। कितना हो गया सॉलिड एंगल इसके लिए? 2 पाई स्टेरेडियन। ठीक है, अगर स्फीयर होता, अगर ये स्फीयर होता, तो एरिया परपेंडिकुलर क्या बन जाता तुम्हारा? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो उसके लिए तुम्हारा सॉलिड एंगल कितना निकल के आने वाला था? 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। कितना निकल के आता? 4 पाई स्टेरेडियन। तो समझ में आया? स्फीयर के लिए सॉलिड एंगल होता है 4 पाई स्टेरेडियन। ऐसे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हम निकाल सकते हैं किसी भी सरफेस के लिए सॉलिड एंगल। ठीक है, अब जेई में जो इम्पोर्टेंट बात है उसमें हमें लगाना पड़ता है रिलेशन, कि भाई सेमी वर्टिकल एंगल और सॉलिड एंगल के बीच का अपने को रिलेशन चाहिए। ठीक है, तो ऐसा समझो कि मान लो ये स्फीयर था, स्फीयर में एक कोन काट ली मैंने। कोन काट ली, तो यहाँ पर इसका प्लेन एंगल जो तुम देख रहे हो भाई, प्लेन एंगल तुम्हें क्या दिख रहा है? ये वाला एंगल, अल्फा। और जो सॉलिड एंगल बनेगा यहाँ पर, सॉलिड एंगल कौन सा हुआ? ये वाला 3D में जो एंगल है, ये वाला एंगल है। ठीक है, तो हमें देखना है इस सॉलिड एंगल के बीच में और प्लेन एंगल के बीच में क्या रिलेशन है। ये अपना सॉलिड एंगल बना इधर, ओमेगा।
तो ये दो रिलेशन तुम्हें याद रखना है, वो ये याद रखना है कि सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बीच का रिलेशन होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस एल्फा। बस समझ में आई? सिग्मा इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस एल्फा। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, है ना? ये अपना रिलेशन है किसके बीच का? सेमी वर्टिकल एंगल और सॉलिड एंगल का, ऐसे भी बोल देते हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बीच में। याद रखना अल्फा क्या है अपना? सेमी वर्टिकल एंगल। अल्फा इज सेमी वर्टिकल एंगल। ओके, तो अल्फा है अपना सेमी वर्टिकल एंगल। आओ इस फॉर्मूले को अपन क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? जैसे अपने पास एक हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर में अगर मैं देखूं भाई, सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल मतलब ऐसा एंगल जो प्लेन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हो, तो सेमी वर्टिकल एंगल यही हो जाएगा मेरा अल्फा। अल्फा कितना है यहाँ पर? पाई/2। तो खुद बताओ ओमेगा कितना आ जाएगा इसके लिए? ओमेगा आ जाएगा 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा, दैट इज कॉस पाई/2। कॉस पाई/2 तो जीरो होता है, कितना आ गया? 2 पाई स्टेरेडियन। और ये हमने ऊपर भी ड्राइव किया था सेम रिजल्ट, कि हेमिस्फीयर के लिए सॉलिड एंगल कितना होता है? 2 पाई स्टेरेडियन। अब ये देखो तुम्हें एक कोन दे रखी है, कोन में सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, ये हो जाएगा अपना सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। और 3 मीटर कोन का रेडियस दे रखा है और कोन की हाइट वगैरह तुम्हें दे रखी है 4 मीटर। तो सबसे पहले तो क्या करो, तुम इसके लिए सेमी वर्टिकल एंगल निकालो। तो वो तुम्हें दिख गया होगा, तुम बोल सकते हो टेन अल्फा इज इक्वल्स टू 3/4। तो यहाँ से तुम क्या बोलोगे? अल्फा कितना आ गया अपना? 37 डिग्री। अब मैं अगर सॉलिड एंगल लिखना चाहूंगा, मतलब ये 3D वाला एंगल, इसके लिए ओमेगा, तो ओमेगा हो जाएगा अपना 2 पाई 1 माइनस कॉस एल्फा। कॉस एल्फा कितना हो जाएगा? कॉस 37 इज 4/5। तो ये हो जाएगा 2 पाई 1 माइनस 4/5, दैट इज 2 पाई/5 स्टेरेडियन। ये इस कोन के लिए अपना क्या आ गया? सॉलिड एंगल। ओके, जैसे अब आपके पास स्फीयर आ गया। स्फीयर को मैं बोलूं कि ऐसा एंगल सेमी वर्टिकल एंगल, मतलब इस एंगल के अबाउट ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो इसके लिए यही तो अल्फा होगा भाई, आधा एंगल सेमी वर्टिकल। अल्फा कितना आ गया? पाई। तो इसके लिए सॉलिड एंगल क्या बोलोगे तुम? 2 पाई 1 माइनस कॉस एल्फा। कॉस एल्फा है पाई, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। सॉलिड एंगल देखो कितना आ गया? 4 पाई स्टेरेडियन। ठीक है, अब जो खास बात है, खास पॉइंट है ये भाई अपना, देखो क्या लिखा हुआ है इस पॉइंट में, दैट फॉर एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए सॉलिड एंगल एट इंटीरियर पार्ट इज 4 पाई। भाई ये कोई भी अपनी 3D ऑब्जेक्ट है, इधर किसी भी इंटीरियर पार्ट पे अगर मैं सॉलिड एंगल देखना चाहूंगा, तो वो सॉलिड एंगल 4 पाई ही होता है। ठीक है, जैसे कोई भी अगर टेढ़ी मेढ़ी प्लेनर ऑब्जेक्ट है, मान लो इस तरह से कोई प्लेनर ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए तुम क्या बोलोगे कि प्लेन एंगल टोटल टोटल अगर तुम देख रहे हो कितना आएगा? वो 2 पाई रेडियन। ऐसे ही अगर अब ये 3D में चली गई ऑब्जेक्ट, और अगर 3D में तुम एंगल देखने लगे, तो किसी भी सॉलिड बॉडी के, ठीक है, सॉलिड या फिर 3D बॉडी के इंटीरियर पॉइंट पर जो एंगल होगा 3D वाला एंगल, वो कितना होगा अपना? 4 पाई स्टेरेडियन। ओके, और उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला पॉइंट है अपना, ये क्या बोल रहा है? टोटल फ्लक्स एमिटेड बाय पॉइंट चार्ज इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ था, इसके थ्रू टोटल फ्लक्स हम देखें तो कितना हो जाएगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन ये क्या है? ये भाई टोटल फ्लक्स कितने 3D वाले एंगल में फैला हुआ है? 4 पाई स्टेरेडियन में फैला हुआ है। अब मैं बोलूं कि मेरे को तो भाई कोई ओमेगा सॉलिड एंगल में चाहिए कि कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ओमेगा सॉलिड एंगल से कितना फ्लक्स पास हो रहा है मेरे को वो चाहिए। तो यहाँ पे देखो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे कि पूरे 4 पाई सॉलिड एंगल के लिए फ्लक्स कितना है अपना? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉसिस लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या देखा हमने? इस पूरे 3D में जो एंगल बना होगा दैट इज 4 पाई बना होगा, 4 पाई स्टेरेडियन। तो 4 पाई सॉलिड एंगल है अपना, तो उसके थ्रू फ्लक्स कितना है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक सॉलिड एंगल है, यूनिट सॉलिड एंगल है, तो मैं बोलूंगा उसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा? क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ओमेगा सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल कितना है? ओमेगा, तो मैं बोलूंगा कि इस ओमेगा सॉलिड एंगल के थ्रू फ्लक्स कितना होगा? जितना एक सॉलिड एंगल के थ्रू फ्लक्स है या यूनिट सॉलिड एंगल के थ्रू फ्लक्स है इनटू ओमेगा, तो हो जाएगा क्यू ओमेगा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसके लिए तुम बोल सकते हो, अगर पूरा चार्ज हम कंसिडर करें, पूरा चार्ज मतलब स्फीयर के चारों तरफ रीजन में हम कंसिडर करें,
तो अपना सॉलिड एंगल कितना बन जाएगा 4 पाई, और फ्लक्स कितना बन जाएगा टोटल, वो हो जाएगा क्यू ओमेगा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो कितना बन जाएगा क्यू इंटू 4 पाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यही तो अपने गॉस ने बताया था कि टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस विच इज एनक्लोजिंग अ चार्ज क्यू इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे कि ओमेगा सॉलिड एंगल के थ्रू फ्लक्स कितना होता है क्यू ओमेगा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब इसी चीज का मैं एप्लीकेशन करने जा रहा हूँ, और इसी से रिलेटेड जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। हमें क्या दे रखा है कि एक चार्ज क्यू दे रखा है, और उसके एक्स डिस्टेंस पर हमने आर रेडियस के कोई इमेजिनरी डिस्क है। पूछा है इस इमेजिनरी डिस्क के थ्रू फ्लक्स कितना पास होगा। ओके, तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि ये सॉलिड एंगल कितना फॉर्म हो रहा है। ठीक है, मतलब 3D में कितना एंगल फॉर्म हो रहा है। तो उसके लिए पहले हमें प्लेनर एंगल देखना पड़ेगा, डेट इज अल्फा। अल्फा नहीं, चलो यहाँ पे थीटा हम बोल देते हैं, थीटा इज प्लेनर एंगल। तो हम बोल सकते हैं सॉलिड एंगल इस ये जो कोन टाइप जो चीज बन गई है उसके लिए कितना होगा 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा क्या है अपना सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक है, तो देखो अभी अभी मैंने बताया कि किसी भी चार्ज के थ्रू ओमेगा सॉलिड एंगल के थ्रू कितना फ्लक्स पास करता है भाई क्यू ओमेगा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इट मींस फ्लक्स जो होगा थ्रू डिस्क ये भी कितना होगा भाई, ये होगा क्यू सिग्मा बाय क्यू ओमेगा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो फ्लक्स थ्रू डिस्क अपना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो फ्लक्स थ्रू जो डिस्क अपना निकल के आता है ये होगा कितना क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम बोल सकते हैं इसको। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये अपना याद रखेंगे। अगर याद कर लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है तुम्हारे लिए। इजी इजली तुम जेई एडवांस 2024 का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे अगर तुम्हें ये फॉर्मूला आता है तो। क्या है कि फ्लक्स थ्रू अ डिस्क जो कि एक क्यू चार्ज से एक्स डिस्टेंस पे रखी हुई है कितना होगा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। और थीटा क्या है अपना सेमी वर्टिकल एंगल, याद रखना ये बात। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं थोड़ा और समझने के लिए इसको। देखो तुम्हें क्या देख रखा है कि एक क्यू चार्ज अपन ने एक सिलेंडर के एकदम सेंटर में रखा हुआ है। ठीक है, और सिलेंडर की लेंथ है 2r/√3 और सिलेंडर का रेडियस है r। हमसे क्या पूछा हुआ है फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया के थ्रू कितना फ्लक्स पास कर रहा है। ठीक है, कर्व्ड के थ्रू पूछ रहा है वो। अच्छा, गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग तुम मेरे को एक बात बता दो कि टोटल फ्लक्स जो होगा सिलेंडर से वो कितना पास करेगा भाई क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये फ्लक्स किससे मिलके बना हुआ है, ये फ्लक्स मिलके बना हुआ है। देखो एक तो होगा फ्लक्स किसके थ्रू पास करेगा, फ्लक्स इसके थ्रू पास कर रहा होगा बेस, और दो बेस के थ्रू फ्लक्स पास कर रहा होगा, और इस कर्व्ड सरफेस एरिया के थ्रू भी फ्लक्स पास कर रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि टोटल फ्लक्स मिलके बना हुआ है ट्वाइस ऑफ फ्लक्स थ्रू द बेस प्लस फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखो बेस पर फोकस करो तुम भाई। बेस तुम्हें क्या नजर आ रहा है, बेस तुम्हें नजर आ रहा है कि ये तो भाई सेम सवाल हो गया कि एक डिस्क है और वो क्यू चार्ज से सम डिस्टेंस पे रखी हुई है। तो फ्लक्स थ्रू बेस कितना हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू बेस अपना हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। और थीटा कौन सा वाला एंगल होगा अपना, यही वाला एंगल तो थीटा होगा। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा r/√3। तो इधर ऊपर से तुम देख सकते हो कि तुम्हारा जो टेन थीटा बन रहा होगा, टेन थीटा ऊपर कौन से वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में टेन थीटा तुम बोल सकते हो टेन थीटा होगा r/√3। दैट इज √3, मतलब थीटा आ गया तुम्हारा 60 डिग्री। तो फाई थ्रू बेस तो तुम्हारा हो जाएगा, वो हो जाएगा q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 60। कॉस 60 होता है भाई 1/2। तो फ्लक्स थ्रू ईच बेस इज q/4 एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करो, ये जो वैल्यूज आई है तुम्हारे पास इसको यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ q/4 एप्सिलॉन नॉट प्लस फाई थ्रू कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू q/एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से फाई कर्व्ड कितना आ जाएगा तुम्हारा फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस एरिया,
दिस इज क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन में काउंट होता है, बट अगर तुम्हें सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट पता है तो यू कैन इजिली आंसर इट। चलो अब चलते हैं सीधा जेई एडवांस 2024 के क्वेश्चन पे। ठीक है, दिस इज फ्रॉम एडवांस 2024। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। देखो दे क्या रखा है, ऊपर वाले प्रॉब्लम से बिल्कुल रिलेटेड है जैसा मैंने कराया है। क्या बोला है, अ चार्ज इज कैप्ट एट सेंट्रल पॉइंट पी। हमने एक चार्ज पी यहाँ पर रख दिया सेंट्रल पॉइंट पर। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है, द टू एजेस सबटेंड हाफ एंगल थीटा एट पी। दिख रहा होगा कि यहाँ पर थीटा और थीटा एंगल सबटेंड कर रहे हैं। जब थीटा 30 डिग्री था, चलो ये डेटा लिख लेते हैं, वन थीटा इज 30 डिग्री, थीटा इनिशियल बोल देते हैं 30 डिग्री, तो अपना फ्लक्स थ्रू कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, फाई कर्ड इनिशियली अगर मैं बोलूँ तो उसकी वैल्यू थी फाई। ठीक है, और बोला है कि जब थीटा फाइनल इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये बोल रहा है कि फाई कर्व जो है तुम्हारा फाइनली वो हो जाएगा फाई बाय रूट एन। तो वो यही पूछ रहा है कि रूट एन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सिंपल ऊपर वाला कॉन्सेप्ट ही लगाते हैं हम। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फाई थ्रू कंप्लीट सिलेंडर, ये कितना आएगा अपना, जो भी चार्ज रख रखा है अपन ने सेंटर पे, मान लो क्यू चार्ज रख रखा है, बाय एप्सिलॉन नॉट गॉसिस लॉ के अकॉर्डिंग, ये किसके बराबर हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ फाई थ्रू द बेस प्लस फाई थ्रू व्हाट, फाई थ्रू कर्व्ड सरफेस एरिया, दिस इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और फाई थ्रू बेस, इसके थ्रू हम बोल सकते हैं एक बेस के थ्रू कितना होगा भाई, इट्स लाइक क्या, एक डिस्क रखी हुई है फ्रॉम अ चार्ज, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस के बारे में अपने को कुछ बोल रखा है यहाँ पर, डिस्टेंस के बारे में हमें कुछ नहीं बोल रखा, तो हम एक काम करते हैं, हम लिख लेते हैं फ्लक्स कितना हो जाएगा एक बेस के थ्रू क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा प्लस फाई कर्ड इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखो यहाँ से क्या आएगा, ये क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा प्लस फाई कर्ड इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखो तुम्हें यहाँ से पता लग गया कि फाई कर्ड क्या आ गया तुम्हारे पास निकल के, फाई कर्ड तुम्हारे पास निकल के आ गया भाई क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा, है ना। और थीटा इनिशियल कितना था 30 डिग्री, तो फाई कर्ड जो इनिशियली होगा, जो अपने को फाई दे रखा था, दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट कॉस ऑफ 30 डिग्री। तो ये कितना हो गया, √3/2 क्यू एप्सिलॉन नॉट। और अब अगर हम बोले फाई फाइनल दे रखा था अपने को 60 डिग्री, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं फाई थ्रू कर्ड फाइनली, जो कि अपना कितना था, पहले ऐसे ही देख लेते हैं कि क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट कॉस ऑफ 60 डिग्री। तो तुम इसे बोल सकते हो भाई क्या, दिस इज क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, और देखो यहाँ से तुम्हारे पास यही फाई था, तो इधर से तुम क्या बोल सकते हो कि क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू फाई बाय √3। तो ये किसके बराबर हो गया, फाई फाइनल, फाई बाय √3 के बराबर। क्वेश्चन में यही किसके बराबर दे रखा था, फाई बाय रूट एन के, फाई बाय रूट एन के बराबर दे रखा था। तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 3। बात समझ में आई, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। अगर तुम सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट जानते हो तो इजीली तुम इसमें 3 नंबर बहुत ही प्यार से स्कोर कर सकते हो। जेई एडवांस 2024 का सवाल था ये। बट इजी उसी के लिए जिसने सॉलिड एंगल पहले से पढ़ रखा है, जिसने सॉलिड एंगल नहीं पढ़ रखा उसको तो हवा ही नहीं लगेगी इस क्वेश्चन की। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी जेई एडवांस में पूछा हुआ है, लेकिन काफी पहले पूछा हुआ है 2000 के आसपास। तो देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ था, और मतलब ये एक स्टैंडर्ड रिलेशन है, तुम इस रिलेशन को याद भी रख सकते हो। स्टैंडर्ड रिलेशन होता है कि अगर कोई भी दो चार्ज Q1 Q2 आपस में रखे हुए हैं, तो उनकी जो फील्ड लाइंस के बीच में एंगल बन रहा है वो बन रहा है अल्फा और बीटा। तो अगर अल्फा बीटा दे रखा है तो तुम चार्ज को कंपेयर कर लेते हैं, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम चार्ज को कंपेयर कर सकते हैं। अभी हमें यही फॉर्मूला प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो तुम क्या बोल सकते हो, इधर Q1 चार्ज ने जो भी फ्लक्स निकला अल्फा एंगल के अंदर, मतलब यहाँ पे जो भी सॉलिड एंगल बना होगा इसके लिए, और इधर जो भी सॉलिड एंगल बना, तो दोनों ही सॉलिड एंगल में सेम ही फ्लक्स जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं भाई कि फाई एमिटेड इन solid angle corresponding to semi vertical angle alpha, semi vertical angle alpha
इज इक्वल्स टू, क्या बोल सकते हैं हम, फाई एमिटेड नहीं, Q2 ने तो रिसीव किया होगा, फ्लक्स रिसीव्ड इन सॉलिड एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू सेमी वर्टिकल एंगल बीटा। ठीक है, और हमें पता था किसी भी सॉलिड एंगल के थ्रू ओमेगा सॉलिड एंगल के थ्रू कितना फ्लक्स पास करता है, क्यू ओमेगा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर बोलोगे तुम Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अल्फा के कॉरेस्पॉन्डिंग सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा, 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। एंड सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा ये Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई 1 माइनस कॉस बीटा। ये अपना Q1 रहेगा और ये Q2 रहेगा। ओके, तो यहाँ से मिल गया Q1 1 माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू Q2 1 माइनस कॉस बीटा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं रूट Q1 1 माइनस कॉस अल्फा को तुम लिख सकते हो, सॉरी अभी रूट Q1 नहीं, Q1 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू Q2 इंटू साइन स्क्वायर बीटा बाई 2, दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो अब हम बोल सकते हैं रूट Q1 साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू रूट Q2 साइन बीटा बाई 2। ये अपन ने प्रूव कर दिया, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसकी हेल्प से तुम Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड कंपेयर कर सकते हो, बता सकते हो कौन सा चार्ज बड़ा है और कौन सा चार्ज छोटा है। ठीक है, आई होप ये सारे प्रॉब्लम्स तुम्हें समझ आए होंगे। ओके, तो अभी हम देखते हैं जेई एडवांस का एक और प्रॉब्लम। ये है एडवांस 2019 का प्रॉब्लम एंड इट इज आल्सो बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। तो देखो यहाँ क्या दे रखा है तुम्हें, ये भी इजी प्रॉब्लम है, कोई टफ प्रॉब्लम नहीं है। पहले समझते हैं क्वेश्चन को। देयर इज अ चार्ज सेल ऑफ रेडियस r कैरीज अ टोटल चार्ज q। अपने पास एक चार्ज सेल है, ठीक है, स्फेरिकल शेल है, इसके ऊपर टोटल चार्ज अपन ने q दिया है, और इसका जो रेडियस है तुम्हें, भाई इसको रेडियस तुम्हें r दे रखा है, और क्या दे रखा है, गिवन फाई एज द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ हाइट h। अपने पास एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बोल सकते हो तुम, है क्लोज सरफेस है अपने पास एक सिलेंड्रिकल शेप में वो भी, ठीक है। इसका रेडियस दे रखा है तुम्हें स्मॉल आर, और इसकी हाइट दे रखी है तुम्हें स्मॉल एच, और क्या दे रखा है यहाँ पर, विद इट सेंटर सेम एज द सेंटर ऑफ द शेल, मतलब शेल और सिलेंडर का सेम सेंटर है। हियर द सेंटर ऑफ सिलेंडर इज द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, मतलब जो भी सेंटर ऑफ सिलेंडर है वो कहाँ पर है, एक्सिस ऑफ सिलेंडर पर ही है, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टॉप एंड बॉटम सरफेस, मतलब यहाँ कहीं पे इसके सेंटर की बात कर रहा है वो, जो कि इक्वी डिस्टेंस है टॉप बेस से भी और बॉटम वाले से भी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट, बोला कौन से ऑप्शंस करेक्ट है। पहले में देखो क्या दे रखा है, एच इज ग्रेटर देन टू आर। एच की जो वैल्यू है वो इसके डायमीटर से बड़ी है, 2r से बड़ी है, एंड स्मॉल r इज ऑल्सो ग्रेटर देन द कैपिटल R। तो देखो ये कैसा हो जाएगा, इट्स लाइक कि पहले वाले सिचुएशन में अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ पहली वाली सिचुएशन को, मैं ऐसा ड्रॉ कर सकता हूँ कि ये मेरे पास एक सिलेंडर हो जाएगा, ठीक है, ये एक सिलेंडर है, और दे रखा है ना यहाँ पर कि एच इज ग्रेटर देन 2r, और r इज ऑल्सो ग्रेटर देन, मतलब सिलेंडर की हाइट और रेडियस दोनों ही स्फीयर के हाइट और रेडियस से बड़े हैं, मतलब जो स्फीयर है वो अपना कंप्लीटली इनसाइड होगा किसके, सिलेंडर के भाई, और इसमें स्फीयर पे चार्ज कितना है, क्यू। तो फाई थ्रू सिलेंडर ही पूछा हुआ है, फाई थ्रू सिलेंडर कितना हो जाएगा अपना, Q/एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि स्फीयर कंप्लीटली अंदर है किसके, सिलेंडर के। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एच इज लेस देन 8r/5। चलो इसको बाद में देखेंगे केस को। ओके चलो ले ही लेते हैं, देखते हैं क्या है। एच इज लेस देन 8r/5, एच 8r/5 से छोटा है, मतलब h is less than 8r/5, और we can say h is less than ये कितना हो जाएगा अपना 1.6r, ठीक है, h is less than 1.6r, मतलब हाइट जो है सिलेंडर की वो स्फीयर के डायमीटर से कम है। इट मीन्स बी केस में अगर तुम देखोगे तो इस तरह से अपना स्फीयर है, तो सिलेंडर की जो हाइट है वो इसके डायमीटर से कम ही है, और क्या दे रखा है, r इज इक्वल टू 3r/5, सिलेंडर का जो रेडियस है वो है 0.6r, मतलब भाई सिलेंडर तो पूरा ही इसके इनसाइड ही आ गया अगर ये वाली सिचुएशन है तो, क्योंकि रेडियस ऑफ सिलेंडर छोटा है एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ स्फीयर, और हाइट भी इसकी कम है एज कम्पेयर टू डायमीटर ऑफ द स्फीयर। तो तुम बोल सकते हो कि सिलेंडर कंप्लीटली इनसाइड आ जाएगा स्फीयर के, और हमें पता है कि शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है,
शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो। तो क्या बोलेंगे भाई, जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो तो अंदर कोई फ्लक्स भी नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं फाई थ्रू सिलेंडर जो जाएगा इस केस में तुम्हारा, वो कितना हो जाएगा, जीरो। तो फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर इज ऑल्सो जीरो। ए ऑप्शन भी ठीक है, बी ऑप्शन भी ठीक है। सी ऑप्शन चेक करते हैं। एच इज ग्रेटर देन 2r, हाइट डायमीटर से ज्यादा है बट रेडियस उसके डायमीटर से कम है सिलेंडर के। तो देखो सिचुएशन कैसी बनेगी, सी पार्ट में सिचुएशन कुछ इस तरह से बनेगी। सी पार्ट में देखो क्या दे रखा है तुम्हें, ये दे रखा है कि h इज ग्रेटर देन 2r एंड r इज इक्वल्स टू 3r/5। मतलब रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 0.6 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ पर जो स्फीयर तुम्हारा बनने वाला है, स्फीयर तुम्हारा इस तरह से बनेगा यहाँ पे। ये बेसिकली हाइट में तो छोटा है सिलेंडर से बट इसका रेडियस बड़ा है, ठीक है। स्फीयर है ये, थोड़ा सा डायग्राम में मिस्टेक है। ओके, अब हमें बताना है सिलेंडर के थ्रू फ्लक्स कितना जाएगा। तो भाई इधर लगाओ सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट, कि यहाँ पर अगर हम सेंटर पे देखें, इसके सेंटर पर अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर एक काम करो, सॉलिड एंगल देख लो कि कितना फॉर्म हो रहा है अपना। सॉलिड एंगल देखते हैं कितना फॉर्म हो रहा है। तुम देखोगे कि भाई इसका जो रेडियस था, रेडियस कितना था, 3r/5। ओके, स्मॉल आर जो था, और ये किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल कैपिटल आर के बराबर। यहाँ पर एंगल बन गया थीटा। ओके, तो तुम एक चीज तो यहाँ पर देख सकते हो कि तुम बोल सकते हो r sin थीटा इज इक्वल्स टू 3r/5। थीटा यहाँ से कितना मिल जाएगा, 37 डिग्री। सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा, 2π1 माइनस कॉस ऑफ 37 डिग्री। मतलब सॉलिड एंगल तुम्हारा बन जाएगा 2π/5। ओके, तो यहाँ पर तुम बोलोगे फ्लक्स जो पास करेगा सिलेंडर के थ्रू, फाई थ्रू सिलेंडर, वो कितना पास करेगा भाई। तो देखो, एक सॉलिड एंगल तो ऐसे ऊपर के लिए बन रहा है ये, दूसरा सॉलिड एंगल ऐसे नीचे के लिए भी तो बनेगा, है ना। तो फाई थ्रू सिलेंडर तुम बोलोगे Q/4πε0 इंटू टू सॉलिड एंगल। ओके, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, यहाँ से आ जाएगा ये Q/5ε0। तो Q/5ε0 हो जाएगा। ऑप्शन चेक करते हैं क्या दे रखा है अपने को। ऑप्शन एकदम सही है, दैट इट इज h is greater than 2r and r is equals to 3r/5। तो 5 is equals to Q/5ε0। बट इसके लिए तुम ये चेक कर सकते हो, ये सेम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये दे रखा है 4r/5। क्या 4r/5 दे रखा है बेटा, 3r/5 की जगह ये 4r/5 है। तो ये थीटा हो जाएगा तुम्हारा 53 डिग्री। 53 डिग्री हो जाएगा तो ये आएगा तुम्हारा 4π/5। मतलब तुम्हारा फ्लक्स आएगा उस केस में 2Q/5ε0। इसका डबल आने वाला है। ओके, तो इसीलिए अपना फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा। आई होप तुमको मजा आया होगा इस वीडियो में, इस लेक्चर को देखने के लिए। ओके ओके।